अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सियासतनामे में खुश आमदीद। आज के सियासतनामे में जो खबरें डिस्कस होंगी उसमें सबसे पहले है अली अमीन गंडापुर साहब की जो इलेक्शन कमीशन में एक दरख्वास्त आई है उस पर बातचीत करेंगे। फिर 900 अरब रुपए का एक स्कैंडल आया है जो इमरान खान की गवर्नमेंट में 2021-22 की एक ऑडिट रिपोर्ट से जो निकला है उस पर बातचीत करेंगे। फिर जीएसपी प्लस स्टेटस वापस लेने की इस्तदा की गई है उस पर गुफ्तगू करेंगे। मौलाना साहब ने एक ऐलान किया है उस पर बातचीत करेंगे। और मरीम नवाज और अली मीन गंडापुर साहब की परफॉर्मेंस है उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू होगी। सबसे पहले अली मीन गंडापुर साहब जो के इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं उनके ऊपर एक दरखास्त इलेक्शन कमीशन में आई है जिसकी हेयरिंग होने जा रही है 26 मार्च को। अब पटिशनर जो वकील साहब हैं जिन्होंने ये दरखास्त दी है उनका कहना ये है कि डीआई खान में एक ज़मीन थी 750 कनाल जो कि अली अमीन गंडापुर के नाम नहीं थी, आसिफ खान नामी एक शख्स के नाम पे वो ज़मीन थी। उस ज़मीन को बेच के अली अमीन गंडापुर साहब ने एक गाड़ी क्लेम की है अपने असासों में जो कि उन्होंने जाहिर किया कि वो मेरी है। तो अब इस चीज़ को इलेक्शन कमीशन में वकील साहब जो उनसे हैं वो ले गए हैं कि अगर आप ये ज़मीन आपकी थी तो फिर आपने इसको अपने कागज़ों में क्यों नहीं शो किया पहले गोशवारों में। अब आपने आके ये गाड़ी की मद में जो रकम आपको मिली है इस ज़मीन की बेचने की मद में अब आप वो क्लेम कर रहे हैं कि ये गाड़ी मेरा एसेट है। लेकिन इससे पहले आपने ये जो ज़मीन है ये आसिफ खान साहब के नाम पे थी। ये किस तरह आपने क्लेम किया? अब ये कंट्राडिक्ट है यहाँ पे। आप 62F 63 लग रहा है यहाँ पे कि आप सादक अमीन नहीं है। और इस इनको जो सा वो डिस्क्वालीफाई 735 कनाल ज़मीन जो कि आसिफ खान साहब के नाम पर है उसको उन्होंने अब वो कैसे बेच के क्लेम किया है कि मैंने उसकी एक गाड़ी ली है। बहरहाल अब ये इलेक्शन कमीशन में ये मामला चलेंगे तो पता चलेगा। और इससे पहले इनकी डिग्रियों के बारे में भी एक पिटिशन आई थी कि इनकी डिग्रियां जो सी हैं वो जाली हैं। और उन्होंने इलेक्शन कमीशन में एक एफिडेविट जमा करवाया हुआ है अपनी डिग्रियों के ऊपर। एक एफआईआर है 2013 की कि मौसूफ जो सी हैं उनकी डिग्रियां 2013 में गुम गई हैं और उसकी एफआईआर इन्होंने जमा करवाई हुई है। हालांकि अब 2013 के बाद 2018 से लेके 2022 तक 24 तक इनकी गवर्नमेंट थी। और केपी में तो स्पेशली इनकी गवर्नमेंट आई है पिछले 11 साल से है। तो इनको अभी तक वो डिग्रियां नहीं मिल रही हैं। एक बड़ी मजाइका केस बात है कि वो डिग्रियां डुप्लीकेट अगर इनको मिल नहीं रही तो ये फिर आम आदमी का क्या हाल होगा उस वक्त। मौसूफ क्लेम करते हैं कि नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से इन्होंने ग्रेजुएशन भी की हुई है जो लाहौर में है। बहरहाल ये डिग्रियों का एक इशू भी है। और जिस तरह की इनके रिकात हैं लगते नहीं है कि ये माशाल्लाह इतने पढ़े लिखे हैं। बहरहाल अब ये डिग्रियां आएंगी उनकी स्क्रूटनी होगी चेक्स होगा तो पता चलेगा कि मसूफ की तलीम क्या है और इनकी तलीमी काबिलियत इनकी डिग्रियों के मुताबिक है भी कि नहीं। बहरहाल इलेक्शन कमीशन में अब ये केस चल पड़ा है 26 मार्च को इसकी हेयरिंग है। अब देखना यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब जाते हैं पेश होते हैं इसको परसू करते हैं या नहीं। जो मेरी इतलात है अली अमीन गंडापुर साहब नहीं जाएंगे। वो पेशावर हाई कोर्ट ही जाएंगे क्योंकि उनको पता है कि वहाँ से उनको रिलीफ मिलेगा। वहाँ से वो इसकी बेल आउट लेंगे किसी भी तरह इसकी इस्तदा करके डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ करेंगे जो कि इमरान खान की पार्टी का एक अलमी है कि वो इंसाफ तरीके इंसाफ जो खुद इंसाफ की बात करती है लेकिन वो कोर्ट से इंसाफ जब देने की बारी आती है तो वो भागते हैं फिर। ठीक है। ये थी मौलाना अली बिन गंडापुर साहब के हवाले से खबर। अब उसके बाद आते हैं मौलाना साहब ने एक ऐलान किया है कि वो अब तहरीक शुरू करने वाले हैं। मौलाना इस मुल्क की हकीकत है। मौलाना के पास जो वर्कर हैं जो उनका मदरसे का एक कारकुन है वो बहुत ज़्यादा है। और केपीके से लेके उनके पंजाब में भी रूट्स हैं सिंध में भी रूट्स हैं। बहरहाल एक अच्छा हैंडसम अमाउंट वो अपने धरने में अपने जलसों में वो इकट्ठा कर लेते हैं क्योंकि उनके मदरसे अपने हैं उनके
तलबा जो कारकुन है वो उनको पूरा सपोर्ट करते हैं। अब मौलाना साहब ने ऐलान कर दिया है कि वो इलेक्शन के खिलाफ जो धांधली हुई है उसकी कंपेन वो करने जा रहे हैं और उसका आगाज़ वो सिंध से करेंगे। अब ऐलान तो उन्होंने कर दिया, फिलहाल अभी तक डेट नहीं दी। अब मौलाना साहब की जो परफॉर्मेंस है धरनों के वालों से और प्रोटेस्ट के वाले से, वो उनका इमेज है कि वो बहुत मतलब एक डिसिप्लिन प्रोटेस्ट करते हैं और वो उसकी उसका उसके दूर दूर असर नतज निकलते हैं। तो मौलाना साहब बिल्कुल से इस वक्त अगर वो कोई तहरीक शुरू करने जा रहे हैं तो ये हुकूमत के लिए खतरे की घंटी है कि आपको ये मामला तय करने पड़ेंगे, मौलाना साहब को मनाना पड़ेगा। फिलहाल मौलाना साहब ने डेट नहीं दी, इसका मतलब यही है कि आए उनसे मुज़ाकरात करें, उनको कुछ लें और दें की पॉलिसी बनाए मौलाना साहब से और ये बात ताकि यहाँ पे ख़त्म हो, सिस्टम चले। एक पार्टी तो ऑलरेडी मुल्क के ख़िलाफ़ कर रही है काम। जो आज की अगली खबर मैंने डिस्कस करनी है आपसे, जीएसपी प्लस स्टेटस वापस लेने की बात की है पीटीआई की तरफ से। जिस तरह पहले आईएमएफ को खत लिखा गया, अब ये वही दोबारा अमल उन्होंने दोबारा रिपीट किया है। इस खबर को इंडिया में ब्रेक किया गया, इंडियन मीडिया में ब्रेक किया जा रहा है कि इमरान खान साहब ने एक और इस्तदा कर दिया यूरोपियन यूनियन से, जिसका मेंबर 2014 में पाकिस्तान बना था, जिसका मकसद ये था कि पाकिस्तान से जितनी इंपोर्ट होगी उसका कुछ शायद टैरिफ होता है, वो टैरिफ नहीं देना पड़ेगा। आपकी जितनी इंपोर्ट्स हैं आप इस मेथड के थ्रू आप यूरोप में कर सकते हैं। तो अब ये देखें आप, ये फिर अमल इनका साबित कर रहा है कि ये एक एंटी पाकिस्तान जमात है। इनकी सारा प्रोसेस जो सा है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट चलता है, इनकी सारी प्लानिंग पाकिस्तान के अगेंस्ट है, रियासत के अगेंस्ट है। क्योंकि आपने इसको कानूनी तौर पर आपने इनको डिस्क्वालीफाइड भी नहीं किया, इस जमात को आपने बैन भी नहीं किया, आप इसके ऊपर अभी भी कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रहे, इनके ऊपर आर्टिकल 6 नहीं लग रहा, तो ये अमल तो फिर जारी रहेगा, ये अमल रुकेगा नहीं जब तक आप इसको कानूनी कटहरे में नहीं लेके आएंगे। तो अब ये पाकिस्तान की रियासत को सोचना पड़ेगा कि इससे पहले आईएमएफ को खत लिखना, अब यूरोपियन यूनियन को, पाकिस्तान के अंदर से ही पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है। पहले तो बाहर बैठ के लोग करते थे, पाकिस्तान के एंटी पाकिस्तानी जो जितना भी ग्रुप था वो एक्टिविस्ट को पैसे देते थे, लॉबिंग करते थे। अब पाकिस्तान के अंदर से ये लॉबिंग हो रही है, पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश हो रही है, पाकिस्तान की इनकम को कट ऑफ करने की बातें हो रही हैं। और अब ये देखें, अब जितनी इम्पोर्ट होती है पाकिस्तान से जो जाती है, एक्सपोर्ट जाती है बाहर, उसमें ज़्यादातर ये आम गरीब तबका जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, जैसे इस फैसलाबाद है, सियालकोट है, इस तरह ये इंडस्ट्री है आपकी, जो जहाँ पे जो चीज़ बनती है वो बाहर के मुल्कों में जो सी है वो जाती है। तो आप इन लोगों के रोज़गारों के पीछे पड़े हुए हैं, आप पाकिस्तान के साथ आप कह रहे हैं तल्लक ख़त्म करें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ख़त्म करें, पाकिस्तान की कोई चीज़ बाय ना करें, इन पे पाबंदियाँ लगाएं। तो आप ये देख लें, फैसलाबाद ने 9 में से 8 सीटें पीटीआई को दी हैं, तो बहुत बहुत मुबारक हो फैसलाबाद वालों को कि आपको इमरान खान साहब ये तोहफा दे रहे हैं कि आपकी इंडस्ट्री है वो इस वक्त बंद होने जा रही है और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की कोई चीज़ बाहर के मुल्क में कोई ना खरीदे और पाकिस्तान के ऊपर हैवी टैक्सेस लगें, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो। अब कानून की बात अभी मैंने आपसे की कि पाकिस्तान में इस वक्त कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, इस तरह के जितने हथकंडे हो रहे हैं उनको काउंटर नहीं किया जा रहा। तो उसमें एक मिसाल आरिफ अलवी साहब की भी है। आपको याद होगा जब इमरान खान साहब के ऊपर अदम एतमाद की तहरीक आती है असम्बली में, तो उसको आर्टिकल 5 में इन्वोक करके उसको ख़त्म किया जाता है और अदम एतमाद की तहरीक को जो उनसा है वो उड़ा दिया जाता है। और उस वक़्त के स्पीकर जो उनसे थे कासम सूरी साहब, वो कहते हैं कि जी असम्बली जो उनसी है वो इसको तोड़ दो। और उस वक़्त का वज़ीर कानून जो उनसा है वो एडवाइस करता है
प्राइम मिनिस्टर को कि असम्बलियाँ तोड़ दी जाएं, और प्राइम मिनिस्टर वो समरी भेज देता है साइन करके आरिफ अलवी साहब को, और आरिफ अलवी साहब असम्बलियाँ तोड़ देते हैं। अब ये कानून की बहुत बड़ी वायलेशन हुई है यहाँ पर। अब पाकिस्तान का कानून कहता है जब अदम एतमाद की तहरीक आपकी असम्बली में मौजूद हो तो आप कोई किसी किस्म की कोई और कार्रवाई कर ही नहीं सकते असम्बली में। आपने वोटिंग करवानी है, और वोटिंग के बाद आपने जो भी नई नया नया हाउस का आता है, जो भी हाउस उस नतीजे में जो भी हाउस जिसको सिलेक्ट करती है लीडर ऑफ द हाउस, उसके बाद आपने जो कार्रवाई करनी है वो करनी है। इसके अलावा कोई कार्रवाई हो नहीं सकती। लेकिन उसको डिसॉल्व किया गया, उसको ख़त्म किया गया, और स्पीकर ने इजलास को ख़त्म किया गैर आइनी। और उसके बाद जो हमारे वज़ीर कानून थे उस वक़्त फवाद चौधरी साहब, उन्होंने समरी भेज दी प्राइम मिनिस्टर को कि असम्बलियाँ तोड़ दो। प्राइम मिनिस्टर ने साइन करके आरिफ अलवी साहब को भेज दिया, और नैले पे दला आरिफ अलवी साहब ने भी इस पर साइन करके बात ख़त्म कर दी। अब इसकी इसकी किल्लत जो सा है, इसका खुद नोटिस होता है सुप्रीम कोर्ट में, और इमरान खान साहब के जो फेवरेट जज हैं बंदयाल साहब, वो इस पे अपनी वर्डिक देते हैं कि ये गैर आइनी हुआ है। अब गैर आइनी तो तय हो चुका कि ये गैर आइनी था, तो गैर कानून तोड़ने वाले की कुछ सजा भी है। अगर मसूब वो भी तय कर देते तो आज आसानी होती। बहरहाल अब ये गेंद गवर्नमेंट के कोर्ट में है। जिस तरह आरिफ अलवी साहब उम्मत मुसलमा के लीडर को क्या पैचअप करवाने में बड़े, आज उनका बड़ा दिल जो सा है वो गमगीन है, तो अब उनको चाहिए कि कानून के कटहरे में आए, और जो उन्होंने जो लोग इस अमल में शामिल थे, पाकिस्तान का कानून जिन्होंने तोड़ा, उनको सजा होनी चाहिए और कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, ताकि आइंदा से इस तरह की प्रैक्टिस कोई हो ना। और ये भी मैं आपको बता दूं कि आरिफ अलवी साहब पहले माशाल्लाह सदर पाकिस्तान होंगे जिनके ऊपर ये आर्टिकल लगेगा, आर्टिकल 6, और उनके ऊपर कार्रवाई होगी। इससे पहले इस तरह की कोई नवीद नहीं मिलती कि सदर जोन सा है वो एक पाकिस्तान का एक आइनी इदारा है, और वो कभी भी पॉलिटिकली यूज़ नहीं हुआ इस तरह जिस तरह आरिफ अलवी साहब ने बदतरीन तरीके से यूज़ किया। बहरहाल अब देखते हैं कि आरिफ अलवी साहब की गुड्डी कितनी चढ़ती है। लग ऐसे रहा कि आरिफ अलवी साहब के लिए मुश्किलात हैं, और आरिफ अलवी साहब अकेले नहीं हैं, इसमें काफ़ी और भी किरदार शामिल जुर्म हैं, जिसमें इमरान खान साहब हैं, फवाद चौधरी हैं, और उस वक़्त के स्पीकर हैं। इन सब को कटहरे में आना चाहिए। अब आते हैं जी 200 अरब रुपए की करप्शन स्कैंडल। एक ऑडिट रिपोर्ट आई है जिसमें 900 अरब रुपए का जो सा वो करप्शन का स्कैंडल है, उसमें बदनवानियाँ हुई हैं, और 900 अरब में तकरीबन 4.5 अरब नेशनल बैंक का है, और उसमें PIA भी शामिल है, और इसमें और भी इदारे, निजी इदारे शामिल हैं जो गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। और 2021 और 22 की ये रिपोर्ट है जिसमें इमरान खान साहब की हुकूमत थी। तो अब ये 900 अरब का जो चूना लगाया है इमरान खान साहब ने, इसके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। इस पर भी पाकिस्तान की अवाम का जो पैसा इन्होंने लूटा और जो घपले किए हैं उसका भी हिसाब किताब होना चाहिए। और ये कब तक चलेगा पाकिस्तान में? जब तक आपकी कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, जब तक आप इन लोगों को सजाएं नहीं देंगे। हसन और हुसैन नवाज वापस आते हैं। ये एक पाकिस्तान की एक डार्क साइड है हिस्ट्री की, कि इससे पहले भुट्टो खानदान भी इसी तरह विक्टिमाइज्ड हुआ। फिर नवाज शरीफ साहब की अब मतलब ये सेकंड जनरेशन विक्टिमाइज हो रही है। जो आते हैं तो जब आपकी हुकूमत होती है तब वो आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद आपका वो माहौल नहीं होता। इतनी पॉलिटिकल विच हंटिंग होती है, इतने पॉलिटिकल केसेस आपके ऊपर बनते हैं कि आप इस मुल्क में आ नहीं सकते। आप तब भी आ सकते हैं जब आप इक़्तिदार में हो। अब ये रवायात ख़त्म होनी चाहिए। अब इमरान खान साहब के साथ भी वही हो रहा है। आई होप कि ये सिलसिला ख़त्म हो। इमरान खान साहब ने जो जुर्म किए उनकी जुर्मों की सज़ा उनको ज़रूर मिलनी चाहिए, लेकिन उनके ख़िलाफ़ कोई पॉलिटिकल केस नहीं होना चाहिए। जितने केसेस इमरान खान साहब के ऊपर हैं ये जेन्युइन केसेस हैं, इसमें कोई पॉलिटिकल केस नहीं है। अदालतों में इनके गवाहान हैं,
ان کی گواہوں کی بیسس پہ ان کے اگینسٹ یہ سارے ڈیسیژن آئے ہوئے ہیں. تو یہ جو ڈیل کی باتیں کرتے ہیں، جو کہتے ہیں ملک سے باہر بھیج دیں، یہ ختم کریں. یہ اب سلسلہ روک دیں. یہ اب آپ کے پاس ایک پاکستان اس وقت ڈیسائسو مومنٹ پہ کھڑا ہے. اب آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس کو کس ڈائریکشن کی طرف لے کے جانا ہے. پاکستان کی اکنامک سٹیبلٹی آپ کے سامنے ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی یہاں پہ کوئی نہیں ہے، انویسٹمنٹ کوئی نہیں آ رہی باہر سے، ایک غریب کا چولہا نہیں چل رہا، انفلیشن بہت زیادہ ہے. پاکستان ساؤتھ ایشیا کا سب سے ایکسپینسو کنٹری ہے اس وقت. تو اب یہ جب اس طرح کے مسائل آپ کے پاس ہوں تو آپ یہ پولیٹیکل وچ ہنٹنگ کی طرف چلے جائیں، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی طرف چلے جائیں، آپ کنٹری کو آگے لے کر ہی جا سکتے. شہباز شریف کی پالیسی سے میں اتفاق کرتا ہوں، وہ اس چیز پہ بلیو نہیں کرتے، وہ پرفارمنس پہ بلیو کرتے ہیں. لیکن پی ٹی آئی کا وتیرہ ہے ایک سیاست کا، کیونکہ وہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، ایک فین کلب ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ملک جو سا وہ ڈریل ہو. اب وہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں جیل کے سامنے اب دھرنا دینا ہے. اب دھرنا پتہ نہیں ریاست کے خلاف دینا ہے یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف دینا ہے. اب وہ پھر دوبارہ ان کی ٹون بدل گئی ہے، وہ تڑیاں لگا رہے ہیں پھر دوبارہ سے کہ ہم اب ریاست کو چلنے نہیں دیں گے، آپ کو لیڈر کو ملنے نہیں دیا جا رہا. وہ پتہ نہیں کون سا اتنا بڑا لیڈر ہے جیل میں، جو ایک تو وہ کسی پارٹی کا سربراہ نہیں ہے، کسی بھی طریقے سے وہ پی ٹی آئی کو لیڈ نہیں کر سکتے بائی لا، بائی کانسٹیٹیوشن. وہ کسی بھی کی عہدے پہ نہیں ہے اس وقت. آپ کو ان سے مشاورت کی کیوں ضرورت ہے؟ آپ نے بار بار ان سے مل کر کرنا کیا ہے؟ وہ جیل میں سزا کاٹ رہی ہیں. اگر اسی طرح ہی آپ نے ان سے میل ملاقاتیں کرنی ہے ڈیلی بیسس پہ، تو پھر تو ان کی سزا جو سی ہے اس کو دینے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. تو بہرحال یہ قانون کے ادارے اب فیصلہ کریں گے، پاکستان کی ریاست فیصلہ کرے گی. فی الحال شہباز شریف صاحب کا فوکس پرفارمنس پہ ہے. مریم اور علی امین گنڈاپور صاحب کی پرفارمنس دیکھ لیں. مریم نے اس وقت 25 سے 30 پروگرام اس وقت ان کے ان پروسیس ہیں. آتی رمضان پیکیج انہوں نے دیا، لاہور کو وائی فائی کی باتیں، فری وائی فائی زون دے رہی ہیں. وہ عرفہ کے نام سے وہ ایک بلڈنگ بن رہی ہے، آئی ٹی ہب ایک بن رہا ہے. پھر اس کے بعد ایک لانگ لسٹ ہے، تعلیمی نظام میں بھی وہ باتیں کر رہی ہیں، اس میں بھی اصلاحات آئیں گی. پھر اس کے بعد کینسر ہاسپٹل ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، وہ بن رہا ہے. 1 لاکھ گھروں کی باتیں ہو رہی ہیں، اس کی الاٹمنٹ ہو رہی ہے، کنسٹرکشن کا کام اس پہ شروع ہو رہا ہے. اس طرح کے ڈیروں پروجیکٹ ہیں. اور علی امین گنڈاپور صاحب ابھی بھی جون صاحب وہ چیف سیکرٹری پر اڑے ہوئے ہیں کہ اس کا تبادلہ وہ اپنی مرضی سے خود کر رہے ہیں، غیر آئینی کام کر رہے ہیں، کوئی ڈیولپمنٹ نہیں. جتنی بھی ان کی کیبنٹ ہے سب موروثی سیاست کی ایک تصویر ہے. تو یہ چیزیں اب عوام ڈیسائیڈ کریں گی. انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں اور خبریں لے کر آپ کے پاس حاضر ہوگا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.